नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 16 कंटिन्यू करती हूँ। भगवान उन लोगों के पक्ष में दिखाई पड़ता है जो जानता है वह क्या चाहता है और उसे पाना निश्चित करता है। इसके अलावा वह सिद्धांत जिनके माध्यम से डॉक्टर गुनसोलस ने अपने 10 लाख डॉलर प्राप्त किए अब भी जिंदा है या आपके लिए उपलब्ध है। यह सार्वभौमिक नियम आज भी उतना ही कारगर है जितना यह उस समय था जब युवा उपदेशक ने इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। यह किताब इस महान नियम के 13 तत्वों का कदम दर कदम वर्णन करती है और सलाह देती है कि कैसे इनका उपयोग किया जाए। अवलोकन करें कि आशा कैंडलर और डॉक्टर फ्रैंक गुनसोलस में एक आम विशेषता थी। दोनों को चौंकाने वाली यह सच्चाई पता थी कि विचारों के निश्चित उद्देश्य साथ ही निश्चित योजना की शक्ति के माध्यम से नकदी में बदला जा सकता है। यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो सोचते हैं आप अकेले कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अमीरी पा सकते हैं, तो इस विचार को निकाल दें। यह सच नहीं है। अमीरी जब भारी मात्रा में आती है तो कभी भी कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होती। यदि वह अमीरी आती है तो निश्चित सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर आधारित निश्चित मांगों के जवाब में आती है, न कि मौके या भाग्य से। सामान्यतः एक विचार सोच का आवेग है जो कल्पना से एक विनती करके कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन जानते हैं कि विचारों को वहां बेचा जा सकता है जहां माल नहीं बेच सकते। साधारण सेल्समैन इस बात को नहीं जानते या वजह कि वे साधारण हैं। पुस्तकों के एक प्रकाशक जो निकेल के लिए बेचते हैं, वे एक खोज की है जो आमतौर पर प्रशासकों के लिए ज़्यादा उपयोगी होनी चाहिए। उन्होंने सीखा कि कई लोग शीर्षक खरीदते हैं और पुस्तकों की सामग्री नहीं। महज एक पुस्तक का नाम बदलकर जो कि नहीं चल रहा था, उस किताब पर उसकी बिक्री 10 लाख प्रतियों से अधिक ऊपर हो गई। वैसे पुस्तक के अंदर किसी भी तरह से कुछ नहीं बदला गया था। उसने केवल शीर्षक वाला कवर फाड़ डाला जो बिका नहीं था और एक ऐसे शीर्षक के साथ एक नया कवर डाल दिया जिसका एक बॉक्स ऑफिस मूल्य था। वह उतना ही आसान है जितना दिखता है। एक विचार था या एक कल्पना थी। विचारों की कोई मानक कीमत नहीं होती है। विचारों का निर्माता ही उनकी कीमत निर्धारित करता है और यदि वह होशियार है तो इस कीमत को प्राप्त कर लेता है। चलचित्र उद्योग ने करोड़पतियों का एक समूह उत्पन्न किया। उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जो विचार उत्पन्न नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास वह कल्पना थी जिससे वे विचारों को देखकर पहचान सकते थे। करोड़पतियों का अगला समूह रेडियो उद्योग से होगा, जो नया है और उत्सुक कल्पना वाले लोगों के अतिरिक्त बोझ से दबा नहीं है। पैसा उन लोगों द्वारा कमाया जाएगा जो नए और अधिक सराहनीय रेडियो कर्मियों की खोज कर पाएंगे और बन पाएंगे और उनके पास योग्यता को पहचानने की और रेडियो श्रोताओं को इससे लाभ कमाने का मौका देने की कल्पना हो। प्रायोजक व दुर्भाग्यशाली पीड़ित जो अब रेडियो मनोरंजन की लागत का भुगतान करता है, जल्द ही विचार के प्रति सचेत हो जाएगा और अपने पैसे के बदले कुछ मांग करेगा। व्यक्ति जो उन कार्यक्रमों के निर्माण और आपूर्ति करने में जो उपयोगी सेवाएं देते हैं, प्रायोजक को हरा देता है, वह व्यक्ति है जो इस नए उद्योग में समृद्ध बनेगा।
प्रेम गीतों को गुनगुनाने वाले और हल्के फुल्के बकबक करने वाले कलाकार जो अब फब्तियों और मूर्खतापूर्ण ठक्के करके हवा को दूषित करते हैं, हल्के गुणों वाले कलाकारों के रास्ते चले जाएंगे और उनकी जगह उन वास्तविक कलाकारों द्वारा ले ली जाएगी जो सावधानी से उन योजनाबद्ध कार्यक्रमों की व्याख्या करते हैं जिनका प्रारूप लोगों को सेवाएं देने और साथ ही मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ अवसरों का विस्तृत खुला क्षेत्र है जो कल्पना की कमी के कारण हो रही है, अपनी हत्या का चीख चीख कर विरोध कर रहा है और किसी भी हाल में बचाने की भीख मांग रहा है। इन सबसे ऊपर रेडियो की जो ज़रूरत है वे हैं नए विचार। यदि अवसरों का यह नया क्षेत्र आप में कौतूहल जगाता है तो शायद आपको इस सलाह से लाभ हो कि भविष्य के सफल रेडियो कार्यक्रम श्रोता की बजाय खरीदार बनाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो रेडियो कार्यक्रमों को बनाने वालों को भविष्य में सफल होने के लिए श्रोताओं को खरीदारों में बदलने के व्यवहारिक तरीके ढूंढने होंगे। इसके अलावा भविष्य में रेडियो कार्यक्रमों के सफल निर्माताओं को अपनी विशेषताओं को प्रमुखता देनी चाहिए ताकि वह दर्शकों पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव दिखा सकें। प्रायोजक हवाई बयानों पर आधारित विक्रय वार्ता खरीदने की चिकनी चुपड़ी बातों से उब रहे हैं। वे चाहते हैं और भविष्य में निर्विवादित सबूत की मांग करेंगे कि ह्यूज इट प्रोग्राम ने केवल लाखों लोगों को हमेशा सबसे मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसाएंगे, बल्कि वह मूर्ख ठट्टा करने वाला सामान भी बेच सकता है। एक और बात जो शायद उन लोगों द्वारा भी समझी जा सकेगी जो अवसर के इस नए क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में विचार करते हैं। रेडियो विज्ञापन विशिष्ट विज्ञापन विशेषज्ञों के एक पूरी तरह से नए समूह द्वारा नियंत्रित होने जा रहा है। पुराने समय के अखबार और पत्रिका विज्ञापन एजेंसी के पुरुषों से अलग और स्पष्ट विज्ञापन के खेल में पुराने समय के लोग आधुनिक रेडियो लिपियों को नहीं पढ़ सकते क्योंकि उन्हें विचारों को देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। नई रेडियो तकनीक ऐसे लोगों की मांग करती है जो ध्वनि के संबंध में लिखित पांडुलिपि से विचारों की व्याख्या कर सकते हैं। यह जानने के लिए लेखक को कई हजार डॉलर और एक साल का कठिन परिश्रम लगाना पड़ा। रेडियो अभी वह है जहां चलचित्र था। जब मैरी पिकफोर्ड और उसके घुंघराले बाल पहली बार स्क्रीन पर दिखाई दिए थे, रेडियो में उन लोगों के लिए बहुत जगह है जो विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। यदि रेडियो के अवसर पर पूर्वगामी टिप्पणी ने आपके विचारों के कारखाने को काम करने के लिए शुरू नहीं कर दिया है तो बेहतर है आप यह भूल जाएं आपके अवसर किसी अन्य क्षेत्र में है। यदि टिप्पणी में आप में थोड़ी सी भी कौतूहल जगाया है तो इसमें आगे जाएं और शायद आपको अपने कैरियर को भरने के लिए आवश्यक विचार मिल जाए। यदि आपको रेडियो में कोई अनुभव नहीं है तो आप हतोत्साहित कभी न हो। एंड्रयू कार्नेगी इस्पात बनाने के बारे में बहुत कम जानते थे। मेरे पास इसके लिए कार्नेगी के अपने शब्द हैं, लेकिन उन्होंने इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में से 2 का व्यवहारिक उपयोग किया और स्टील के कारोबार को उन्होंने एक संपत्ति देने वाला माध्यम बनाया। व्यवहारिक रूप से हर महान सौभाग्य की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विचारों का निर्माता और विचारों का विक्रेता साथ मिल जाए और सद्भाव में काम करें। कार्नेगी ने खुद को ऐसे लोगों से घेर रखा था जो वे सब काम कर सकते थे जो वह खुद नहीं कर सकते थे। आदमी जिन्होंने विचार उत्पन्न किए, आदमी उन्होंने विचारों को संचालन में लाया।
संचालन में लगाया और खुद को और दूसरों को शानदार तरह से समृद्ध बनाया। लाखों लोग एक अनुकूल ब्रेक की आशा में जीवन गुजार देते हैं। शायद एक अनुकूल ब्रेक किसी को एक अवसर दे सकता है, लेकिन सबसे सुरक्षित योजना भाग्य पर निर्भर रहना नहीं। यह एक अनुकूल अवसर था जिसने मुझे जीवन का सबसे बड़ा अवसर दिया, लेकिन उसे परिसंपत्ति बनने से पहले मुझे निर्धारित प्रयासों के 25 साल समर्पित करने पड़े। ब्रेक में अच्छे भाग्य से एंड्रयू कार्नेगी से मिलना और उनका सहयोग पाना शामिल थे। उस अवसर पर कार्नेगी ने मेरे मन में उपलब्धि के सिद्धांतों को सफलता के एक दर्शन में व्यवस्थित करने का विचार बोया। हजारों लोग 25 सालों के अनुसंधान में की गई खोजों से लगभग कमा चुके हैं और कई भाग दर्शन के अनुपालन के माध्यम से इकट्ठा किए गए हैं। शुरुआत आसान थी, यह ऐसा विचार था जिसे कोई भी विकसित कर सकता था। अनुकूल ब्रेक कार्नेगी के माध्यम से आया था, लेकिन उस दृढ़ संकल्प, प्रयोजन की निश्चितता और लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा और 25 साल के लगातार प्रयास का क्या यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी जो निराशा, उदासी, अस्थायी हार, आलोचना और समय की बर्बादी कहकर लगातार याद दिलाने वाली बातों से बच निकली। यह एक तीव्र इच्छा थी, यह एक जुनून। जब पहली बार यह विचार श्रीमान कार्नेगी द्वारा मेरे मन में बोया गया तो इसे जीवित रहने के लिए मनाया, पाला और फुसलाया गया था, लगाया गया था। धीरे धीरे वह विचार अपनी शक्ति के तहत विशाल बन गया और इसने मुझे मनाया, पाला और प्रेरित किया। विचार ऐसे ही होते हैं, पहले आप इनको जीवन, कार्रवाई और मार्गदर्शन देते हैं, फिर ये अपनी शक्ति अपने हाथों में लेकर सभी विरोधों को एक तरफ बुहार देते हैं। विचार अमूर्त बल है, लेकिन इसके पास भौतिक मस्तिष्क से ज़्यादा शक्ति होती है जो इन्हें जन्म देते हैं। इनके पास वह शक्ति होती है जिससे वे अपने जन्मदाता मस्तिष्क के धूल में वापस मिल जाने के बाद भी जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म की शक्ति लें। यह मसीह के मस्तिष्क में पैदा हुए एक साधारण विचार के साथ शुरू हुआ। इसका मुख्य सिद्धांत, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जो आप दूसरों से चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। मसीह जहाँ से आए थे वहाँ वापस अपने स्रोत पर चले गए, लेकिन उनका विचार आगे बढ़ता ही जा रहा है। किसी दिन यह पनप जाएगा और अपनी क्षमता पालेगा, फिर यह मसीह की गहरी इच्छा से पूरा कर चुका होगा। विचार केवल 2000 साल से विकसित हो रहा है, इसे समय दें। सफलता को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, असफलता के लिए कोई बहाना नहीं है। संगठित नियोजन, इच्छा की कार्रवाई में क्रिस्टलीकरण, धन की ओर छठा कदम। आपने सीखा है कि वह सब कुछ आदमी बनाता है या प्राप्त करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होता है कि इच्छा कल्पना की कार्यशाला में, जहां इसके संक्रमण की योजना बनाई और संगठित की जाती है, निराकार से यथार्थ की ओर अपनी यात्रा का पहला कदम उठाती है। अध्याय 2 में आपको धन की इच्छा को इसके मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करने के आपकी पहली कार्रवाई के रूप में 6 निश्चित व्यवहारिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। इन कदमों में से एक निश्चित व्यवहारिक योजना या योजनाओं का गठन है जिसके माध्यम से यह बदलाव किया जा सकता है। अब आपको बताया जाएगा कि योजनाएं कैसे बनाई जाएं जो व्यवहारिक हों, यानी अपने आप को अधिकाधिक लोगों के एक समूह के साथ सहयोगी बनाइए। जैसा कि अपनी योजना या योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए बाद के एक अध्याय में वर्णित मास्टरमाइंड सिद्धांत के धन संचय उपयोग के संचयीकरण के लिए आपको आवश्यकता हो सकती है। इस निर्देश का अनुपालन जरूरी है, इसकी उपेक्षा ना करें। अपना मास्टरमाइंड गठबंधन बनाने से पहले
आपको यह निश्चित करना पड़ेगा कि आप अपने समूह से व्यक्तिगत सदस्यों को अपने सहयोग के बदले क्या फ़ायदे और लाभ प्रदान करेंगे। कोई भी किसी प्रकार के प्रतिफल के बिना अनिश्चित काल तक काम नहीं करेगा। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ना तो ये आशा करेगा ना तो ये विनती करेगा कि कोई बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल के काम करे। हालांकि यह हमेशा पैसे के रूप में ही नहीं हो सकता। अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों के साथ एक सप्ताह में कम से कम 2 बार मिलने की व्यवस्था करें और यदि संभव हो तो अधिक बार, जब तक कि आप संयुक्त रूप से पैसे के संचय के लिए आवश्यक योजना या योजनाओं को सिद्ध नहीं कर लेते। अपने आप और अपने मास्टरमाइंड समूह के प्रत्येक सदस्य के बीच पूर्ण सामंजस्य बनाए रखें। यदि आप बाद में इस निर्देश को क्रियान्वित करने में असफल होते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। जहां सही सामंजस्य प्रबल नहीं है, मास्टरमाइंड सिद्धांत प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन तथ्यों को ध्यान में रखें। आप एक बड़े महत्व के कारोबार में लगे हुए हैं। सफलता सुनिश्चित होने के लिए आपके पास एक त्रुटि रहित योजना होनी चाहिए। आपको अनुभव, शिक्षा, स्थानीय क्षमता और दूसरे के मन की कल्पना का लाभ अवश्य प्राप्त करना होगा। जिन लोगों ने बड़ी संपत्ति प्राप्त किया है उन सभी ने पद्धति के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। अन्य लोगों के सहयोग के बिना किसी भी व्यक्ति के पास एक बड़ी संपत्ति का संचय करने के लिए पर्याप्त अनुभव, शिक्षा, स्थानीय क्षमता और ज्ञान नहीं होता। कोई भी योजना जो आप धन जमा करने के प्रयास में अपनाते हैं, आप और आपके मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य का संयुक्त निर्माण होना चाहिए। आप अपनी खुद की योजना पूरी या एक हिस्से में आरंभ कर सकते हैं, लेकिन उन योजनाओं का आपके मास्टरमाइंड अलायंस के सदस्यों द्वारा जांच और अनुमोदन होना चाहिए। यदि पहली योजना जो आपने अपनाई थी सफलतापूर्वक काम नहीं करती तो इसे नई योजना से बदल देना चाहिए। यदि यह नई योजना काम करने में असफल होती है तो इसे भी दूसरी योजना से बदल देना चाहिए और इसी तरह करते रहना चाहिए जब तक कि एक ऐसी योजना मिल जाती जो काम करती हो। ठीक यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग उनकी असफल योजनाओं की जगह नई योजनाओं के निर्माण में दृढ़ता की कमी के कारण विफलता प्राप्त करते हैं। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पैसा बनाने के किसी भी उपक्रम में बिना किसी व्यवहारिक और साध्य योजना के सफल नहीं हो सकता। यह तथ्य हमेशा ध्यान में रखें और याद रखें कि जब आपकी कोई योजना असफल होती है तो वह अस्थायी हार है, स्थायी विफलता नहीं है। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि आपकी योजना सही नहीं थी। अन्य योजनाओं का निर्माण कीजिए, सब कुछ फिर से आरंभ कीजिए। प्रकाशमान बिजली का बल्ब बनाने से पहले थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल हुए। उनके प्रयासों को सफलता का ताज पहनाया जाने से पहले यही वह अस्थायी हार है जो 10,000 बार मिली। अस्थायी हार का केवल एक ही मतलब होना चाहिए कि कुछ ज्ञान होना कि आपकी योजना में कुछ गड़बड़ है। लाखों लोग दुख और गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छी योजना की कमी होती है जो संपत्ति जमा करने के लिए चाहिए। हेनरी फोर्ड ने संपत्ति संचित की इसलिए नहीं कि उनके पास बेहतर दिमाग है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक बेहतर योजना अपनाया और उसका अनुसरण किया। हजारों लोगों को देखा जा सकता है जिन्होंने फोर्ड से बेहतर शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वे गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने धन बनाने के लिए सही योजना नहीं अपनाई। आपकी योजनाएं जितनी सही होती हैं, आपकी उपलब्धि उससे बड़ी नहीं हो सकती। यह एक स्वयं सिद्ध बयान प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह सच है। सैमुअल एंसुल ने अपनी $10 करोड़ से अधिक की संपत्ति खो दिया। एंसुल की
संपत्ति उन योजनाओं से बनी थी जो सही थीं। व्यापार की मंदी श्री अंशुल को अपनी योजनाएं बदलने के लिए मजबूर किया और बदलाव अस्थायी हार लाया क्योंकि उनकी नई योजनाएं सही नहीं थी। श्री अंशुल अब एक वृद्ध व्यक्ति हैं। वह इसके परिणाम स्वरूप अस्थायी हार के बजाय नाकामी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यदि उनका अनुभव विफल होता है तो इसका कारण उनमें अपनी योजना के पुनर्निर्माण के लिए हट का अभाव होगा। थैंक यू।